हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के क्या कुछ प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 5 to 11 और बात करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ एक प्रोविजन हमारे सिटीजनशिप एक्ट में भी हम देखेंगे। बात करते हैं इससे पहले टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ हमने जूरिस्प्रूडेंस को टोटल कवर कर लिया है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर किया गया, हर एक टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस के 28 वीडियोस में कवर किया गया है। आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। बात करते हैं सिटीजनशिप के क्या प्रोविजन है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप होती क्या है, नागरिकता होती क्या है? बोले नागरिकता रेफर करती है, सिटीजनशिप रेफर करती है टू द लीगल राइट जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। ठीक है, ऐसे लीगल राइट जो कि लॉ के द्वारा दिए गए हैं वो मिलते हैं हम नागरिकों को, तो वो होते हैं सिटीजनशिप राइट। और एज बीइंग द लीगल मेंबर जो किसे दिए जाते हैं, लीगल मेंबर को दिए जाते हैं ऑफ द नेशन, जो भी उस नेशन में रहते हैं और जो भी स्टेट में रहते हैं। ये रेफर करता है और प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी स्टेट पोजीशन टू अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो कि किसे दिए जाते हैं, जो कि मेंबर ऑफ द स्टेट है उसको दिए जाते हैं। और ये डिफाइन करता है नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन विद अ स्टेट। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है, इंशाइन करता है कंसेप्ट ऑफ द सिटीजन इफेक्टिवली अंडर आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म सिटीजनशिप है वो रेफर करती है कुछ एंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप की, कुछ एक ऐसे राइट जो कि मेंबर ऑफ द मतलब सिटीजन ऑफ द कंट्री होने के नाते जो है वो उसे मिलते हैं। और ड्यूरिंग स्टेट ड्यूरिंग विच सिटीजन एंजॉय द सर्टेन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, बात करते हैं हाउ सिटीजनशिप डिफाइन, नागरिकता को हम कैसे जो है वो परिभाषित करते हैं। तो सिटीजनशिप सिग्निफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, मतलब एक इंडिविजुअल और स्टेट के साथ उसके कैसे संबंध है ये हमें बताती है सिटीजनशिप। और लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, और इंडिया के पास क्या है, टू काइंड ऑफ पीपल है। इंडिया में क्या है, टू काइंड ऑफ पीपल है, एक तो सिटीजन और दूसरा एलियन, मतलब कि जो नॉन सिटीजन है जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनको हम बोलते हैं एलियन। ठीक है, और एलियंस। ठीक है, सिटीजनशिप सिटीजन आर फुल मेंबर, सिटीजन होते क्या है, वो फुल मेंबर माना जाता है उनको स्टेट का, और वो एंजॉय करते हैं कुछ ऐसे सिविल और पॉलिटिकल राइट। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है, एक आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन है। ठीक है, एज इट एक्सक्लूड्स नॉन सिटीजन। ठीक है, जो कि बात करते हैं नॉन सिटीजन को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेल नॉन प्रिंसिपल फॉर द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, क्या वेल नॉन प्रिंसिपल हैं जो कि ग्रांट किए जाते हैं प्रिंसिपल को, तो हमारा है फर्स्ट वाइल जस्ट सोली एंड वाइल जस्ट संगुइनिस। ठीक है, जस्ट सोली का क्या मतलब होता है, कन्फर करता है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसी नागरिकता जो हमें मिले ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के स्थान के आधार पर जो नागरिकता मिलती है उसे हम बोलते हैं जस्ट सोली। और जस्ट संगुइस जो है वो ऐसी नागरिकता जो रिकॉग्नाइज होती है ब्लड टाइप से, मतलब ब्लड टाइप का क्या मतलब है, रक्त संबंधों को मान्यता देती है। मतलब कि आप क्या, कि यदि आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर जन्मे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर जन्मे हैं, ऐसे होते हैं रक्त संबंध, जिनकी कि आपके जो रिलेटिव हैं, सॉरी कि आपके पेरेंट्स हुए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो यहाँ के हैं, इंडिया के रहे हैं, उसी के आधार पर सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है, वो होती है जस्ट संगुइस। ठीक है, और फ्रॉम द टाइम जब हमारे मोतीलाल नेहरू की कमेटी बनी थी 1928 में, जहां पर इंडियन लीडरशिप वाज अ फेवर, जो इंडियन लीडर थे वो किसके फेवर में थे, तो कंसेप्ट ऑफ जस्ट सोली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, जो मतलब किस बेस पर आपको सिटीजनशिप दी जाती है, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जन्म स्थान के आधार पर जो सिटीजनशिप दी जाती है, नागरिकता दी जाती है, उसके फेवर में थे मोतीलाल नेहरू कमेटी। ठीक है, और रेशियल आइडिया ऑफ द जस्ट संगुइस वाज आल्सो रिजेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, एज इट वाज अगेंस्ट द इंडियन एथिक्स। ठीक है, और फिर बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है,
कि सिटीजनशिप नागरिकता का जो प्रावधान है वो दिया गया है यूनियन लिस्ट में, मतलब हमारी संघ सूची में, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि संघ सूची, आप जानते हैं कि आप हमारी थ्री सूची है, थ्री लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपको यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में जो है वो दोनों स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर जब लॉ बनाते हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिन बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन कभी भी ऐसा हो कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कि लॉ को लेकर, तो मान्य किसका होगा, हमारे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। बोला है जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो किसका मुद्दा है, तो हमारे यूनियन लिस्ट में जो है वो दिया गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इज अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, और इसको क्या है, नागरिकता को क्या दी गई है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी गई है पार्लियामेंट, ठीक है। व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण जो है भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 to 11 तक। फिर बोला है कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन, बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सिटीजन को डिफाइन नहीं किया गया, बट इसके डिटेल ऑफ वेरियस कैटेगरी, और इसकी डिटेल जो है वो अलग अलग वेरियस कैटेगरी ऑफ पर्सन में दी जाती है कि हु आर एंटाइटल्ड टू द सिटीजनशिप आर गिवन द पार्ट 2, हमारे पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 5 to 11 है, वहां पर दिया गया है हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान। Unlike other provision of the constitution क्या है, come into being of the 26 January 1950, और these articles were enforced as a November 26, 1949 itself when the constitution was adopted। बोला है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे प्रावधान जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी जो है वो प्रोविजन दिए गए हैं, वो तभी अस्तित्व में आए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ था। लेकिन सिटीजनशिप नागरिकता एक ऐसा प्रोविजन था, वो तभी से वो है इन्फोर्स में आ गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया और हमने उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और ठीक है 26 नवंबर 1949 को। बात करते हैं आर्टिकल 5 की, जो प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान था, ठीक है। ऑल डोमिसाइल एंड बोर्न इन इंडिया, बोला है जो कि भारत में जन्म लेने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाती है। जितने भी लोग जो है वो जन्म लेते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग हैं जो इंडिया में ही पले बड़े हैं, इंडिया में ही हमने जन्म लिया है, तो हमें किसकी नागरिकता है, इंडिया की नागरिकता जो है वो मिली हुई है, ठीक है। और इवन दोज हु वर डोमिसाइल बट नॉट बोर्न इन इंडिया, बोला है जिनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिवासी थे, मतलब कि डोमिसाइल थे, बट उन्होंने जन्म नहीं लिया इंडिया से, लेकिन उनके पेरेंट्स, आइदर ऑफ पेरेंट्स, इनमें से कोई भी was born in India, जिनके पेरेंट्स में से कोई भी, चाहे आपके मदर है या फादर है, जिन्होंने जो है वो जन्म लिया है इंडिया में, उनको कंसीडर किया जाता है सिटीजन, ठीक है। और उसके बाद बोला एनीवन हु हैड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 ईयर, और उसके अलावा बोल दिया ऐसे लोग जो कि 5 साल से अधिक जो है वो हमारे इंडिया के निवासी रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हैं, उनको इंटाइटल किया जाता है टू अप्लाई, वो इंटाइटल है कि वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे लोग जो कि डोमिसाइल है एंड बोर्न इन इंडिया में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और फिर दूसरा बोला कि यदि ऐसे लोग जिन्होंने जन्म नहीं लिया इंडिया में, लेकिन वो डोमिसाइल हैं, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में ही जो है वो बोर्न हुए हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर ये क्या है, कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर किए जाते हैं सिटीजन। और उसके अलावा बोल दिया है एनीवन जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा है 5 ईयर के लिए इंडिया में, मतलब 5 ईयर के लिए वो इंडिया में रहा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में, साधारण निवासी के रूप में, तो वो इंटाइटल है कि वो अप्लाई कर सकता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 6 में, वहां बात की गई है इट प्रोवाइड, आर्टिकल 6 प्रोवाइड करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप की सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, कुछ ऐसे राइट दिए गए हैं सिटीजनशिप को, जो कि सर्टेन कुछ पर्सन है जो कि माइग्रेट हुए हैं इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आए हैं इंडिया में, ठीक है। सिंस
इंडिपेंडेंस वॉज प्रिसीडेड बाय द पार्टीशन एंड माइग्रेशन, ठीक है, जब हमारी स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंट हो रही थी और हमारे इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो रहा था, पार्टीशन हो रही थी, तो आर्टिकल 6 में हमें ये दिया गया है कि एनीवन who migrated India before the 19th July 1949, कि ऐसे कोई पर्सन जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया था, मतलब 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आ गए थे, माइग्रेटेड हो गए थे, वो ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाएंगे, सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो है वो बन जाएंगे, आइदर ऑफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, यदि उनके पेरेंट्स में से चाहे कोई भी, चाहे पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, जिन्होंने जन्म लिया है इंडिया में, ठीक है। फिर बोला बट दोज हु एंटर इंडिया आफ्टर द डेट ऑफ नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ, और यदि इसके इस डेट, ये जो हमारी 19 जुलाई जो है ये डेट दी गई है 1949, ठीक है, इसके बाद एंटर हुए, ठीक है, आफ्टर दिस डेट, देन उनको नीड है रजिस्टर करवाने की दरअसल, ठीक है। फिर बोला आर्टिकल 7 में बोला कि ऐसे कुछ पर्सन, ठीक है, प्रोवाइडेड राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टन माइग्रेंट टू द पाकिस्तान, ठीक है, मतलब पाकिस्तान से कुछ आए माइग्रेटेड पर्सन है, उनको नागरिकता का आधार जो है प्रदान किया गया है। इसमें आर्टिकल 7 में हमें बोला है कि कुछ ऐसे लोग जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से after the 1st March 1947 but subsequently, मतलब ऐसे लोग जो पहले चले गए थे, पहले वो चले गए पाकिस्तान में, चले गए 1 मार्च 1947 से पहले, ठीक है, बोला है ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद जो है वो पाकिस्तान, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इस डेट के बाद जो है वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उसके बाद वो क्या कर दिए, रीसेटलमेंट होने के कारण जो है वो रिटर्न हो गए, वापस आ गए इंडिया में, ठीक है, उन्हें नागरिकता के दायरे में जो है वो शामिल किया जाएगा, उन्हें इंक्लूड किया जाएगा विद इन द सिटीजनशिप नेट, ठीक है। और यह जो है वो लॉ was more sympathetic to those who migrated from Pakistan, called them the refugee, than those who state of confusion were standard in Pakistan and went there but decided टू रिटर्न सून। बोला है कि यह कानून जो है उन लोगों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण था जो पाकिस्तान से पलायन कर रहे थे, ठीक है, उन्हें शरणार्थी कहा जाता था, उन्हें हम रिफ्यूजी कहते थे, और उन लोगों की तुलना में जो भी भ्रम की स्थिति में थे कि हम पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, लेकिन जल्द ही लौटने का फैसला किया गया, मतलब यदि उन्हें पता चला कि हम लोग भले ही पाकिस्तान चले गए हैं इस डेट के बाद भी, तो इंडिया में जो है वो उन्हें सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी, तो वो दोबारा से वापस आ गए, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो फंस भी गए थे वो भी वापस आ गए। और आर्टिकल 8 बात करता है प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडिया ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, बोला है इसमें बोला है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त प्रदान किया गया, मतलब ऐसे लोग जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, जो कि आउटसाइड इंडिया रिजाइड करते हैं, उनको भी क्या होने के नाते एक सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, कि उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ है, मूल भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को क्या दी जाएगी, सिटीजनशिप का राइट जो है वो दिया जाएगा। एनी पर्सन ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन जो रिजाइड हुआ है, मतलब कोई भी पर्सन जो कि इंडियन है और बाहर वो है जाके सेटल हो गया, ठीक है, इंडिया, जिसके आइदर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, आर्टिकल 8 में भी एक बात करेगी, जिसके आइदर ऑफ पेरेंट्स, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके दादा दादी हैं, वो पैदा हुए हैं हमारे भारत में, ठीक है, जो कि बॉर्न इन इंडिया है, ठीक है, could be registered themselves और himself, ठीक है, जिनको की भारतीय जो हमारा इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के साथ जो है वो भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकता है, मतलब ऐसे लोग जो हैं जिनका ओरिजिन जो है मतलब वो पहले इंडिया के ही थे लेकिन बाहर जाके सेटल भी हो गए, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहे मदर हैं चाहे मदर फादर हैं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो बॉर्न हुए हैं इंडिया में, वो क्या कर सकते हैं,
अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के रूप में, ठीक है। और आर्टिकल 9 जो है वो प्रोवाइड करता है इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर इट्स सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट, यदि आर्टिकल 9 में हमें कहा गया कि यदि किसी पर्सन ने अपनी जो है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली एक्वायर कर ली है किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप, तो यहाँ पर उसे इंडिया में नागरिकता जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है कि एक पर्सन को एक ही नागरिकता दी जाएगी, वो है भारत की, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम किसी स्टेट के सिटीजन जो है वो नहीं, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 10 है वो कहता है इट सेज दैट एवरी पर्सन who is or deemed to be a citizen of India, ठीक है, जो कि बोले ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्वगामी प्रावधान के तहत जो है भारत का नागरिक माना जाता है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उसे नागरिक बना रहेगा, ठीक है। बोले इट सेज दैट एवरी पर्सन who is deemed to be a citizen, ठीक है, उसे डीम्ड कर लिया जाएगा सिटीजन, जो कि इंडिया अंडर एनी फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्ट shall be subject to the provision of any law that may be made by parliament, ठीक है। और कंटिन्यूइंग सच सिटीजनशिप, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 11 है वो बात करता है, जो एम्पावर देता है पार्लियामेंट को, कि वो आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन, कि किस तरीके से जो सिटीजनशिप जो है वो ली जाएगी, एक्वायर की जाएगी, और किस तरीके से किसी पर्सन से नागरिकता जो है वो छीन ली जाएगी। इससे रिलेटेड कौन प्रावधान बना सकता है, तो हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। ये थे हमारे आर्टिकल 5 to 11। इसके साथ साथ देख लेते हैं कुछ एक अमेंडमेंट जो कि हमारी सिटीजनशिप में की गई है। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जो प्रोवाइड करता है एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन, मतलब किस तरह से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस तरह से हम उसको निर्धारण करने के जो भी प्रावधान है वो हमारे इस एक्ट में दिए गए हैं। यहाँ पर बात की गई है कि एक्विजिशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। यहाँ पर 4 वे दिए हैं कि 4 तरीके हैं जिनके द्वारा जो है वो सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है। एक तो वर्थ के बेस पर, डिसेंट के बेस पर, रजिस्ट्रेशन के बेस पर और नेचुरलाइजेशन के बेस पर, ठीक है, कि आपके 4 तरीके हैं, उनके बेस पर आपको जो है वो सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये प्रोविजन लिस्टेड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। बोला है कि वर्थ के बेस पर, ठीक है, एवरी पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है इंडिया में कब 26 जनवरी 1950 बट बिफोर द 1 जुलाई 1987 से पहले, जो कि इंडिया का सिटीजन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, ठीक है, कि जो कि पैदा हुआ है किससे, इससे पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले और बिफोर, इसके बाद, ठीक है, पैदा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक है, ठीक है। और फिर बोला कि एवरी पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है इंडिया में हमारे 1 जुलाई 1987 के बाद और किससे पहले, बोला है ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जो कि पैदा हुआ है किस डेट में, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में, ठीक है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वो सिटीजन होगा इंडिया का, गिवन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे उसके कोई भी पेरेंट्स, ठीक है, उसके जन्म के समय किसी भी, चाहे माता है चाहे आपके पिता हैं, वो देश के नागरिक हैं, तो ठीक है। बोला है एवरी पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है इंडिया में 3 दिसंबर 2004 इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। बोला है कि या इस डेट को या उसके बाद जो है वो इंडिया में पैदा हुआ है, वो भारत देश का जो है वो नागरिक है, उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं या कम से कम एक जो है, चाहे माता है चाहे पिता है, वो नागरिक होना चाहिए इंडिया का, और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उस देश से, ठीक है, उस समय जो है दूसरा जन्म के समय जो अवैध प्रवासी जो है नहीं है, ठीक है, बाय बर्थ। और रजिस्ट्रेशन से भी, पंजीकरण से भी क्या करवाया जा सकता है, जो सिटीजनशिप जो है वो ली जा सकती है। तो सिटीजनशिप कैन ऑल्सो एक्वायर की जाती है बाय द रजिस्ट्रेशन। सम ऑफ द मैंडेटरी रूल क्या है,
अ पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, एक ऐसा पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, वो रेजिडेंट है इंडिया में 7 ईयर तक, वो भारत का निवासी हो, वो आवेदन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, हु इज अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री और आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, बोला है जो कि भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति है, जो कि अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का निवासी हो, ठीक है। फिर बात करी है एक पर्सन हु इज मैरिड टू द इंडियन सिटीजन, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है और ऑर्डिनरी रहने लगता है 7 ईयर के लिए, वो रेजिडेंट रहता है इंडिया में, तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा माइनर जिसके पेरेंट्स हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और फिर बात करते हैं डिसेंट वंश के अनुसार, मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ रहे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहे हो, तब भी आप जो है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया बट 26 जनवरी 1950 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उस कि भले ही वो पैदा हुआ है हमारे इंडिया के बाहर, ठीक है, बट 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, व्यक्ति वंश के आधार पर, अपने डिसेंट के आधार पर उसके माता पिता से जन्म से जो है भारत के नागरिक थे, मतलब उसके पेरेंट्स जो है वो जन्म से ही क्या थे, इंडिया के सिटीजन थे। और एक ऐसा पर्सन, ठीक है, अ पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया और आफ्टर द 10th दिसंबर 1992 बट बिफोर द 3 दिसंबर 2004 ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके कोई भी पेरेंट्स जो है वो, चाहे आप उसके पेरेंट्स मदर है या फादर है, वो सिटीजन रहे हो ऑफ द इंडिया और बाय बर्थ, ठीक है, वो जन्म से ही जो है वो भारत में है, उन्हें नागरिकता जो है वो दी गई है। उसके माता पिता को एक कोई भी चाहे उसके पेरेंट्स है, मदर है या फादर है, एक जन्म से ही भारत का नागरिक था, ठीक है। और फिर बोला इफ पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया में और या जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके माता पिता को यह घोषणा करनी होगी कि नाबालिग के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, कि उसके पास जो है वो किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, उसका जन्म से एक वर्ष के भीतर, उसके जन्म के एक वर्ष से के भीतर जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत है, ठीक है, मतलब उसके पास जो है किसी अदर कंट्री का जो है वो पासपोर्ट नहीं है और बर्थ से ही वो रजिस्टर्ड है एज अ इंडियन कंसल्टेंट विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। ये था डिसेंट के ऊपर। अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन से आप किस प्रकार जो है वो नागरिकता ले सकते हैं। एक पर्सन एक्वायर करता है सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन और ही और शी ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो वो 12 ईयर तक, ठीक है, 12 साल तक बोला है, वो सामान्य रूप से क्या हो रहा हो इंडिया में। और जब वो अप्लाई करे, ठीक है, मतलब यदि वो अप्लाई करेगा किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, तो वो 11 साल जो है वो कंप्लीट कर चुका हो, बोला आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने और कुल मिलाकर 11 साल, मतलब जिस दिन वो क्या करे कि उसको 11 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और प्लस 12 मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कब, जब वो अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, और वह भारत का निवासी हो और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची कि मैं सभी योग्यताओं को पूर्ण करें, ठीक है, जो भी हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो क्वालिफिकेशन ऑफ 3rd शेड्यूल में दी गई है सिटीजनशिप एक्ट के, तो उसमें जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है उन सभी को वो फुलफिल करें। और ये एक्ट डज नॉट प्रोवाइड द ड्यूअल सिटीजनशिप, और ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता डबल सिटीजनशिप। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही हमें मिलती है, ठीक है, और ये अलाउ करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन लिस्टेड अंडर द प्रोविजन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और ये कुछ अमेंडमेंट है, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, हाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2009 का,
2019 का, जहां पर अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ परमिट मेंबर ऑफ द 6 कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसमें बोला था हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी से क्रिश्चियन जो कि पाकिस्तान से आए हैं, मतलब पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश के हों, अफगानिस्तान के, वो कंटिन्यू लिव रहते, मतलब इंडिया में रहते हैं और एंटर हुए हैं कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है। बोला है उन्हें भारत में रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 का है, जिसमें संशोधन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो 6 समूह है, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, ईसाई, इसके जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने पर जो भारत में रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ठीक है। यहाँ बोला था it also reduced the requirement of the citizenship 11 year just to 5 year, ठीक है। बोला है इसमें क्या है, नागरिकता की आवश्यकता को 11 साल से घटाकर फिर से 5 साल, सिर्फ 5 साल कर दिया है, ठीक है। और टू नोटिफिकेशन also exempted किया है these migrant from the passport act और foreigner act, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इन असम जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल और मे ग्रांट द सिटीजनशिप टू बांग्लादेशी, हिंदू और इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। ये क्या कुछ प्रोविजन थे हमारे सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। इसमें हम असम है, वहां पर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट क्या कहता है कि इस सेक्शन में कुछ एक प्रोविजन दिए गए हैं जो कि ओनली एप्लीकेबल इन असम है, ठीक है। और इसके ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 13 को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 12 को, ठीक है। इसी के साथ दोबारा से बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।